साथियों, आप सभी का स्वागत है चरण क्लासेस होशंगाबाद में। आज हम फिजिक्स के टॉप मोस्ट जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और आशा करते हैं कि पूछे भी जाएंगे, उन क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ मूविंग लिफ्ट ऑन अ पर्सनस मास। किसी व्यक्ति के द्रव्यमान पर गतिमान लिफ्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या कांस्टेंट या स्थिर रहेगी या दोनों, इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ेगी और घटेगी दोनों। तो सबसे पहले हम मास के बारे में जान लेते हैं, जिस पे हम देख रहे हैं लिफ्ट से इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो मास, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास के संरक्षण का नियम। ये कहता है कि मास ना तो बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। तो मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर हम देखें वेट या वज़न के बारे में, वज़न इंक्रीज और डिक्रीज होता है हाइट के रिस्पेक्ट में। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा इट विल रिमेन कांस्टेंट, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शंस हैं केल्विन, न्यूटन, पास्कल या वोल्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं वोल्ट। वोल्ट होती है पोटेंशियल डिफरेंस या विभव की यूनिट। केल्विन होती है टेम्परेचर की, हम पढ़ चुके हैं। पास्कल होती है प्रेशर की। तो बचा कौन सा? न्यूटन। तो हमारी फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन। तो फोर्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, या फोर्स की परिभाषा? फोर्स कुछ भी हो सकता है। फोर्स वह है जो किसी को मोशन से रेस्ट में या रेस्ट से मोशन में ले आए, उसे हम फोर्स कहते हैं। कोई वस्तु है जो स्थिर है, अगर हम उस पर कोई फोर्स लगा देते हैं तो वो गतिमान हो जाती है, या गतिमान वस्तु पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो स्थिर हो जाती है, उसी को हम फोर्स कहते हैं। तो केल्विन होती है हमारी टेम्परेचर की यूनिट, पास्कल यूनिट होती है प्रेशर की, और वोल्ट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो हमारा आंसर होगा ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज मेजर्ड इन। पृथ्वी से सूर्य की दूरी को मापा जाता है, या लाइट ईयर में मापा जाता है, क्या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापा जाता है, या केल्विन में मापा जाता है, या जूल में मापा जाता है। तो हम देखते हैं एक एक ऑप्शन को। जूल होती है एनर्जी की यूनिट, केल्विन होती है टेम्परेचर की, हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है। लाइट ईयर होती है डिस्टेंस की, और एस्ट्रोनॉमिकल भी होती है डिस्टेंस की। लेकिन हम अर्थ से सन की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापते हैं। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है, किसके बराबर होती है, तो देख लेते हैं हम। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एवरेज डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच का, विच इज अबाउट, जो कि लगभग 93 मिलियन या 150 मिलियन किलोमीटर्स, 93 माइल्स या 150 किलोमीटर्स के बराबर होती है। इसका यूज़ हम
स्पेस बॉडीज या स्पेस में जो ग्रह होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो हमारा आंसर होगा पृथ्वी से सूर्य की दूरी को मापा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, विच प्रोसेस डिवाइड द लाइट ऑफ सन इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर। किस प्रक्रिया से सूर्य के प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित किया जाता है। तो हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो अब जान लेते हैं। जैसे जी कोई प्रिज्म है, जी वाइट लाइट या सफ़ेद लाइट सन से आ रही है, प्रिज्म में आके ये अपने 7 कलर्स में बट जाती है। विवग्योर जिसका सीक्वेंस होता है, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ऑरेंज, तो ये कौन सी प्रक्रिया के कारण होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, रिफ्रैक्शन, क्या रिफ्रैक्शन के कारण होता है। फिर ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, क्या परावर्तन के कारण होता है। या फिर रिट्रैक्शन, रिट्रैक्शन रिफ्लेक्शन का अपोजिट है। रिट्रैक्शन किसका अपोजिट है, रिफ्रैक्शन का। जैसे कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, जो कि डिपेंड करता है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ज़्यादा है कम है, उस हिसाब से वो बेंड हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम अगर रिवर्स कर दें तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिट्रैक्शन। रिफ्लेक्शन हम जानते ही हैं, कोई भी लाइट रेस किसी सतह से टकराती है, टकरा के फिर अपनी दिशा में वापस मुड़ जाती है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये हो गई नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ये होगा एंगल आई, ये होगा एंगल आर। रेडिएशन, रेडिएशन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स या एटम्स होते हैं, उनसे जो एनर्जी निकलती है उसे हम रेडिएशन बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन इज फिनोमिना ऑफ ट्रेवलिंग लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट का गमन ही रिफ्लेक्शन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक चम्मच जो पानी में झुका हुआ दिखता है वह किस फिनोमेना या घटना के कारण होता है। तो पहला हमारा ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्रैक्शन, थर्ड रिटेंशन, रिटेंशन हमने पढ़ चुके हैं, जो कि अपोजिट होता है रिफ्रैक्शन का। उसके बाद आता है फोकस। तो ये हमारा पानी है, ये अपनी स्पून है, ये अपेरेंट इमेज होगी स्पून की, ये होगी एक्चुअल इमेज। एक्चुअल इमेज हमें नहीं दिखती लेकिन हमें दिखता है अपेरेंट इमेज, जो कि रिफ्रैक्शन के कारण हमें दिखाई देता है। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो रिफ्रैक्शन refers to the change in direction of wave passing from one medium to another medium, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट रेस या जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश गति करता है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या मीडियम की वजह से होता है। तो हमारा आंसर होगा
रिफ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है डेंसिटी। तो हम सबसे पहले देखेंगे वर्क। वर्क डिफाइन एज एनर्जी ट्रांसफर व्हेन फोर्स मूव्स टू ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस। तो वर्क को हम डिफाइन करते हैं, ये ऑब्जेक्ट इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया तो हमें कुछ फोर्स लगी, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में फोर्स एफ, डिस्प्लेसमेंट एस। तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी वस्तु में डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करना फोर्स को अप्लाई करके ही वर्क कहलाता है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ही डेंसिटी कहलाती है, जो कि प्रेशर और टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? तो सबसे पहले हम एटम देखते हैं, एटम होता क्या है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है एटम का। ये इसका न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, और एक होता है इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज रहता है। जो एटम या न्यूक्लियस हम बोले, न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके रिवॉल्व अराउंड रिवॉल्व करता है या चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन को हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल विथ नेट चार्ज दैट इज नेगेटिव। या नेगेटिव चार्ज वाला एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट सी वी रमन। सी वी रमन एक इंडिया के बहुत जाने माने या प्रसिद्ध साइंटिस्ट रहे हैं, जिन्होंने रमन इफेक्ट के बारे में समझा फिर बताया। इसी के ऊपर उन्हें भारत रत्न, नोबेल प्राइज दिया गया था। तो सबसे पहले उनका बायोग्राफी देख लेते हैं। सी वी रमन was awarded भारत रत्न in 1954 by इंडियन गवर्नमेंट। तो भारत सरकार द्वारा 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और ही वाज इलेक्टेड अ फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। 1924 में भी रॉयल सोसाइटी के फेलो नियुक्त किए गए और 1929 में नाइटेड से सम्मानित किए गए। और 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में। इनका जन्म 1888 में मद्रास में हुआ था, जो कि प्रोविजन था इंडिया का। तो अब रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? डी वाला। ही वाज यूनाइटेड इन 1929 नॉट 87। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा above which level of noise is cause of hearing loss and damage। हमारे कान कितने कितने लेवल की नॉइज या आवाज़ सहन कर सकते हैं? तो हम नॉर्मली पढ़ते हैं हर्ज में 20 से 20,000 हर्ज तक की नॉइज़ को हम सुन सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है डेसिबल पे। तो आइए हम समझ लेते हैं। तो हम सब लोग पहले पढ़ते हैं कि जनरली नॉर्मली हमारी हेयरिंग या सुनने की शक्ति होती है 20 हर्ज से 20,000 हर्ज या 20 किलो हर्ज तक की। तो हम डेसिमल में इसको, हमारी डेसिमल में होती है
0 डेसिबल से 130 तक की ध्वनि को सुनने की शक्ति। 0 से 80 तक नॉर्मल रहती है, नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं रहता। लेकिन 80 से 90 तक अगर हम जाते हैं तो हार्मफुल रेंज हो जाती है, जिससे हमें हमारे कानों को क्षति पहुंच सकती है। फिर उसके बाद 90 से 115 तक होती है डेंजरस, इसमें क्षति पहुंचने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और 120 से ऊपर इरिवर्सिबल, या हमें आवाज़ गूंजना चालू हो जाती है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है कानों के लिए। तो सूटेबल कौन सी रहती है? 80 डेसिबल तक हमारे कानों को सूटेबल रहती है। 80 के बाद हार्मफुल हो जाती है ध्वनि। अगला क्वेश्चन, इफ रेजिस्टेंस ऑफ अ circuit is double, then to maintain the same voltage, flow of current in the circuit will be। यदि सर्किट का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो हमने V इक्वल टू IR ओम्स का लॉ पढ़ा है। तो इसमें बोल रहे हैं यदि सर्किट का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो उस वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए हमें करंट का प्रवाह कितना करना होगा। तो सर्किट डबल, हमारा रेजिस्टेंस या प्रतिरोध डबल हो रहा है, तो हमें वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए करंट को हाफ करना होगा, तो हमारा वोल्टेज मेंटेन रहेगा। ये होता है हमारा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर होगा, इसको हम आधा कर देंगे तो हमारा वोल्टेज मेंटेन रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।